हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एनालॉग सर्किट की लास्ट यूनिट जिसका नाम है ओपैम्प। अच्छा, अब इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट के दो पार्ट्स हैं। एक है मेरा ओपैम्प वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है मेरा पावर एम्पलीफायर, जिसमें हमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इन सब की बात करनी है, साथ में उसके साथ उसकी पावर एफिशिएंसी और जो भी इश्यूज आते हैं वो। तो ये टॉपिक हम लोग यूनिट 2 में पहले ही कवर कर चुके हैं, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने इसीलिए इसको कवर किया ताकि आप यूनिट 5 में सिर्फ ओपैम्प पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, बाकी सिलेबस हमारा इस हिसाब से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट में हम ओपैम्प देखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यूनिट 2 में पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओपैम्प क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ओपैम्प को देखें तो ओपैम्प का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता है ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, ये इजी भी बहुत होता है क्योंकि ओपैम्प का जो ब्लॉक डायग्राम है वो उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, तो आपको वहां से ये आंसर मिल जाता है। अच्छा, देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम है क्या। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम ओपैम्प का, जिसमें आपकी 4 स्टेजेस लगी हुई हैं। सबसे पहली स्टेज है मेरी इनपुट स्टेज, दूसरी स्टेज है मेरी इंटरमीडिएट स्टेज, तीसरी है मेरी लेवल शिफ्टिंग स्टेज, चौथी स्टेज है मेरी आउटपुट स्टेज। ठीक है, अब यहां पर हम दो बेसिकली टर्मिनल से इनपुट दे रहे हैं और यहां से हम अपना आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 स्टेज हो गई। अब हर स्टेज का काम देखेंगे कि स्टेज का काम क्या है। यहां पर मेरे दो बेसिकली टर्मिनल्स हैं, जिसमें से एक का नाम है इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरे का नाम है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, वो देखेंगे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या है। अच्छा, इनपुट स्टेज क्या है। इनपुट स्टेज मेरा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो हम यूनिट 4 में पहले ही देख चुके हैं। यूनिट जो मेरा इंटरमीडिएट स्टेज है वो मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो दोनों ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो इनपुट है वो बैलेंस्ड है और यहाँ पर मेरे अनबैलेंस्ड इनपुट है। ठीक है, तो ये मेंशन जरूर करना कि ये बैलेंस्ड इनपुट है यहाँ पर और ये अनबैलेंस्ड इनपुट है। फिर आता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, जिसके अंदर आता है एमिटर फॉलोअर जो भी हम देखेंगे विद कांस्टेंट करंट सोर्स, और आउटपुट स्टेज है मेरी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर जो हम यूनिट 2 में देख चुके हैं। ठीक है, तो सारी स्टेज को जोड़ने के बाद मेरा एक ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम बनता है। अच्छा, अब एक एक स्टेज का फंक्शन देखते हैं कि वो स्टेज कर क्या रही है। So it consists of two differential amplifier followed by level shifter and an output stage जो हमने देख लिया। The input stage is a dual input differential amplifier। मैंने बताया कि यहाँ पर dual input amplifier है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये ओपैम्प को वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ओपैम्प को। तो क्या काम है इसका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो डुअल इनपुट है वो बेसिकली क्या करता है, वो वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारी ओपैम्प को। ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट स्टेज। अब इंटरमीडिएट स्टेज में मेरी डुअल इनपुट स्टेज है एंड दिस इज ड्रिवन बाय द आउटपुट, और पहले का जो आउटपुट है वही मेरे दूसरे स्टेज के इनपुट में जा रहा है। अच्छा, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम क्या था, हमारे ओपैम्प को गेन प्रोवाइड करना, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसका काम होता है कुछ एडिशनल गेन प्रोवाइड करना मेरे ओपैम्प की सर्किट को, वही चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है, फिर आता है, अब ये जो एडिशनल गेन है उससे क्या होता है कि अगर आपने ओपैम्प के सर्किट को कुछ एडिशनल गेन दिया तो जो उसका आउटपुट होता है वो थोड़ा सा लेवल, मतलब अगर ये ओरिजिन है तो इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यही काम होता है कि ये जो ऊपर वाला लेवल है इसको ओरिजिन पे लेके आ जाना, बस लेवल शिफ्टिंग का इतना काम है। तो यहाँ लिखा भी है कि ये एक एमिटर फॉलोअर है, जो भी हम नीचे देखेंगे कि ये सर्किट होता क्या है। यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर इज टू शिफ्ट डीसी लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज डाउनवर्ड्स टू 0 वोल्टेज, जो मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आता है आउटपुट स्टेज। तो आउटपुट स्टेज का काम क्या है, ये पुश पुल एम्पलीफायर है और इसका फंक्शन है आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना और लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे अब आप लोग अभी नीचे देखोगे भी कि ओपैम्प की जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इनपुट साइड पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, आउटपुट साइड पे क्या है, लो रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। लो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट स्टेज। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम था। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि VID इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज, जो हमने वहां पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी देखा था, अभी और देखेंगे जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे डिफरेंस के, तो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये इसका पिन डायग्राम है, चाहो तो देख लेना, जहां पर 8 पिन है मेरी। पहली पिन का नाम है ऑफसेट नल, फिफ्थ पिन का नाम भी ऑफसेट नल है,
ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये VEE है, ये NC है, बेसिकली ये VCC है, मतलब प्लस अगर आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी है तो VCC 7th पिन से दोगे और ग्राउंड में आप VEE करोगे, फिर है ये मेरा आउटपुट। तो चाहो तो ये पिन डायग्राम पढ़ सकते हो, आता नहीं है लेकिन चाहो तो एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये है मेरा मेन ओपैम्प जैसे दिखता है। तो ओपैम्प में क्या होता है, ओपैम्प मेरा ऐसा सिंबल बेसिकली होता है जहां पर ये माइनस साइड होती है और ये प्लस साइड होती है, ठीक है। ऊपर मेरा VCC सप्लाई होता है, नीचे मेरा माइनस VEE सप्लाई होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये दो इनपुट इसमें होते हैं। अब यहाँ पर हमने V1 और V2 ले रखा है, ठीक है, और VD क्या है, VD है इन दोनों इनपुट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे अगर ये माइनस साइन है तो अगर आपका इनपुट इस माइनस से कनेक्ट होता है तो उस केस में आप उसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। और अगर प्लस से कनेक्ट होता है इनपुट तो उसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, जो भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, अगर हम इसका गेन निकालना चाहें तो गेन क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर गेन क्या होता है, मैंने बताया था कि गेन होता है किसी भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो, ठीक है। जैसे करंट गेन निकाल रहे हो तो करंट का रेशियो हो जाएगा, वोल्टेज गेन निकाल रहे हो तो वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम AOL, अब ये OL क्या है, OL का मतलब होता है ओपन लूप गेन। ओपन लूप मतलब, ओपन लूप का मतलब है, अब जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ कहीं फीडबैक नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे फीडबैक कनेक्ट होता, बेसिकली अगर फीडबैक होता है यहाँ पर तो इसको हम क्लोज लूप बोलते हैं। ओपन लूप क्या होता है, जहां पर कोई फीडबैक नहीं कनेक्ट होता है। तो सिंस इस सर्किट में कोई भी फीडबैक कनेक्ट नहीं है इसीलिए इसका ओपन लूप गेन निकलेगा, अगर फीडबैक कनेक्ट होता तो क्लोज लूप गेन निकालते, ठीक है। अच्छा अब ओपन लूप गेन निकलेगा कैसे, आउटपुट अपॉन इनपुट से। अब यहाँ पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट पे तो वोल्टेज हमें दिख रहा है कि V0 है, ठीक है। इनपुट पे क्या है, इनपुट पे इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली जाता है विच इज V2 माइनस V1। अभी के लिए हमने सपोज किया क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर V2 माइनस V1 कर रखा है। फिर यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा V0 इज इक्वल टू AOL V2 माइनस V1। अच्छा इसमें दो कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है कि आपका V1 0 हो जाए। V1 0 कब होगा, जब आप माइनस वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर दोगे। उस केस में क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि जैसे अगर आपका इनपुट प्लस से कनेक्ट होगा तो उसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, तो वही चीज है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इस इक्वेशन से देखो, अगर ये V1 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा, A0 V2, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब दूसरा केस, अगर V2 0 हो गया मतलब अगर ये टर्म 0 हो गया तो क्या हुआ, इनपुट आपका माइनस से कनेक्ट है, उस केस में आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज है, अगर ये चीज 0 हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A0 माइनस V1, A0L माइनस V1, ठीक है। और अगर दोनों अप्लाई होगा तो यही कंडीशन बनेगी, ठीक। नेट इनपुट क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया V2 माइनस V1 होता है, और ये मेरा ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ओपैम्प का, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर लिखी है कि अगर V1 हमने अप्लाई किया है, हमारा V2 0 है, मतलब हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों मेरे क्या होगा, जो मेरा इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे, इसीलिए इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। इसका हमने गेन भी देख लिया है। अब सोचो अगर इसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है इन्वर्टिंग में, तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब वहां पर वो दोनों सिग्नल फेज में होंगे, और ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प के केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ओपैम्प। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप लोग वहां पर 3-4 मेंशन कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ओपन लूप गेन बताओ, आइडियल ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस बताओ, और बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 7 प्रॉपर्टीज याद करनी है। सबसे पहला होता है ओपन लूप गेन, जो कि आइडियल ओपैम्प के केस में इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हमने अभी ऊपर देखा था, इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जब देखा था तो वो इनफाइनाइट मानते हैं आइडियल ओपैम्प में। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, हमने ऊपर देखा था कि कौन प्रोवाइड कर रहा था, आउटपुट स्टेज प्रोवाइड कर रही थी लो रेजिस्टेंस विच इज 0 इन आइडियल ओपैम्प। फिर आता है ओपन लूप बैंडविड्थ विच इज इनफाइनाइट, ऑफसेट विच इज 0,
CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में पढ़ा था, वही चीज ओप एम्प के केस में इनफाइनाइट होती है। और स्लू रेट, अच्छा स्लू रेट क्या होता है, बेसिकली आपका वोल्टेज किस हिसाब से, सॉरी आपका आउटपुट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उस चेंज को बेसिकली स्लू रेट कहते हैं। जिस रेट से आपका आउटपुट चेंज होता है उसी रेट को हम स्लू रेट कहते हैं, ठीक है। और आइडियल ओप एम्प के केस में ये स्लू रेट इनफाइनाइट होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। तो सिर्फ दो ऐसे याद कर सकते हो कि सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस और ऑफसेट जीरो है, बाकी सारी चीजें इनफाइनाइट है मेरी आइडियल ओप एम्प में, ठीक है। अब नॉन आइडियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आइडियली ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकल उसमें बात करें तो हमें ये सारी चीजें इनफाइनाइट और जीरो नहीं मिलती हैं। नहीं मिलती हैं तो क्या मिलती हैं, तो ओपन लूप गेन हमें मिलता है 10⁻⁶। इनपुट रेजिस्टेंस मुझे मिलता है 1 m ओम से 2 m ओम तक। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं मेगा ओम, चाहो तो इनको याद कर सकते हो, थोड़ी बहुत वैल्यूज देख लेना, इंपॉर्टेंट मेरी आइडियल ओप एम्प की होती हैं, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 50 ओम से 100 ओम। ओपन लूप बैंडविड्थ होती है 5 हर्ट्ज तक। ऑफसेट होता है मेरा नॉन जीरो वैल्यू, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि जीरो थी, वो वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होती है। CMRR कुछ 10⁻⁶ से 120 dB, और यहाँ पर स्ल्यू रेट बेसिकली 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है। वही मैंने बताया ना, जैसे आपका जो आउटपुट है वो कैसे चेंज कर रहा है पर सेकंड, वही होता है मेरा स्ल्यू रेट। तो ये सारी प्रैक्टिकल अगर ना भी याद कर पाओ नॉन आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर भी आइडियल जरूर पढ़ लेना क्योंकि आइडियल पेपर में आती हैं, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प। तो एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो बेसिकली हम कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। एक होता है मेरा ओपन लूप एम्पलीफायर, दूसरा होता है क्लोज लूप। ओपन लूप क्या था, मैंने भी ऊपर बताया था, ओपन लूप के केस में आपका फीडबैक नहीं होता है, ओप एम्प में कोई फीडबैक प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर वही है, नो फीडबैक यूज्ड। और यहाँ पर हमारा वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट आता है। तो आपने DSD में पढ़ा होगा वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे ओप एम्प को यूज करते थे तो वहां पर अगर पॉजिटिव पे ज्यादा वोल्टेज होता था तो हमें जो आंसर मिलता था वो पॉजिटिव मिलता था, नेगेटिव पे ज्यादा होता था तो नेगेटिव मिलता था। फिलहाल वोल्टेज कंपैरेटर हमारे यहाँ पर कोर्स में नहीं है, तो वोल्टेज कंपैरेटर्स का एक एग्जाम्पल हो गया ओपन लूप एम्पलीफायर का। पढ़ना है हमें क्लोज लूप एम्पलीफायर की चीजें जिसमें हमारा फीडबैक प्रेजेंट होगा। अब क्लोज लूप एम्पलीफायर में हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, एक होता है मेरा पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है मेरा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर होता है मेरा स्मिथ ट्रिगर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और वेवफॉर्म जनरेटर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में मेरे एम्पलीफायर आ जाते हैं फिल्टर, लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट और ऑल पास फिल्टर। अच्छा ये जो फिल्टर्स हैं ये आप लोग के सिलेबस में अब नहीं है, पहले थे लेकिन अब हटा दिए गए हैं। तो आपको यहाँ फिल्टर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, समिंग एम्पलीफायर, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अच्छा कभी कभी पेपर में आता है कि नेगेटिव फीडबैक की एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक अभी हम नीचे देखेंगे। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज है कि इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो वर्चुअल ग्राउंड, बेसिकली वर्चुअल शॉर्ट सर्किट को फॉलो करता है। वो क्या है अभी हम समझते हैं। और इनपुट करंट मेरे ओप एम्प का जीरो होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम अपने पहले उस पे आते हैं जो है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प सर्किट। तो ये है मेरा नॉन इन्वर्टिंग का डायग्राम, जहां पर ये मेरा ओप एम्प लगा हुआ है, ये है मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल। अब मैंने बताया था कि अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है मतलब इनपुट कहाँ कनेक्ट होगा, इनपुट मेरे पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस R लगा रखा है और यहाँ पर मेरा RF बेसिकली फीडबैक लगा हुआ है क्योंकि ये क्लोज लूप सर्किट है, ठीक है। और ये V0 मेरा आउटपुट है। इसके एनालिसिस को करने के लिए हमने दो करंट यहाँ ले रखे हैं, I1 इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, उस केस में आपका जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी कोई लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्शंस ले रखे हैं। अब हम नोड 1 पे KCL लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, I1 बेसिकली इस नोड पे हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर I1 मेरा एंटरिंग करंट है, बेसिकली इस नोड के अंदर जाता हुआ करंट I1 है, I2 भी इस नोड के अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे हमने पहले किया था मैं वैसे ही करना है। I1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे I1 यहाँ से जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या है मेरा, ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर वोल्ट कितना हो जाएगा, 0। तो 0 माइनस VA, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो VA होगा ना,
तो 0 माइनस वी ए अपॉन आर। ठीक है, जैसे मैंने बताया तो ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें I निकालना है तो ये V बाय आर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर दो वोल्टेज हैं, एक 0 है एक VA है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है और डिवाइडेड बाय R, फिर प्लस लगाएंगे। I2 की वैल्यू देखेंगे तो I2 का डायरेक्शन कैसे है, I2 का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट माइनस वी ए अपॉन आर एफ, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 तो यहाँ चला गया, माइनस वी ए बाय आर प्लस वी नॉट बाय आर एफ, इसको स्प्लिट कर दिया माइनस वी ए बाय आर एफ। ठीक है, अब ये जो वी ए है और ये है, इसको हमने एक साइड रखा, वी ए कॉमन ले लिया, वी नॉट आर एफ को हम वहां लेकर चले गए, वी हमें बेसिकली वी ए की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल गई। अब जो हमने ऊपर देखा था वर्चुअल ग्राउंड सर्किट, वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं इनका जो वोल्टेज होता है बेसिकली वो सेम होता है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा VB है ये मेरे VA के इक्वल हो जाएगा, और VB किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, तो VB VI के इक्वल हो गया, और इस केस में VI मेरा VA के इक्वल है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि VA मेरा VB के इक्वल है और VI मेरा VA के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम VA की जगह VI लिख सकते हैं। हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो सिर्फ आउटपुट और इनपुट के बीच में चाहिए, हमें VA और VB से मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन से हमने VA निकाल लिया। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड की कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता है कि VB इज इक्वल टू VI होता है, और जो किसके इक्वल है, जो इसके इक्वल है VA के, तो हम VA की जगह VI रख सकते हैं, हमने VI रख दिया। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पर हमने VI रखा, V नॉट हमें ये मिल गया। अच्छा, इस इक्वेशन को याद कर लेना, ये बहुत बार काम आती है कि नॉन इन्वर्टिंग की इक्वेशन क्या होती है, V नॉट इज इक्वल टू VI 1 प्लस RF बाय R, जहां पर RF मेरा फीडबैक रेजिस्टेंस है और R मेरा जो मैंने इनपुट साइड की तरफ रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, अब इसका गेन वही क्लोज लूप गेन कैसे निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज विच इज 1 प्लस RF बाय R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये याद करो या ये याद करो, इसको नीचे ले जाओगे तो वैसे भी यही बनेगा। तो ये वैल्यू याद कर लेना कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में ये वैल्यू आती है, इन्वर्टिंग में भी सिर्फ ऐसे ही आता है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस RF बाय R आ जाता है और 1 हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इनपुट करंट मेरा ओप एम्प में 0 होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आ जाएगी। बेसिकली प्रूव करने का तरीका है कि इनपुट रेजिस्टेंस ओप एम्प की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप यहीं तक करोगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि ओप एम्प की इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अच्छा इन्वर्टिंग में क्या होगा, इन्वर्टिंग में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग में हम पॉजिटिव पे इनपुट लगा रहे थे, इन्वर्टिंग पे हम नेगेटिव पे इनपुट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर अब ग्राउंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही जो पहले कर रहे थे, I1 प्लस I2 इस नोड पे लगाया, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। I1 क्या होगा, VI माइनस VA अपॉन R, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा V नॉट, तो V नॉट माइनस VA अपॉन RF इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें अगर आप लोग को लास्ट में जाके नहीं करना है तो हमने डायरेक्टली कर लिया। हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन बनाई, बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से VA मेरा VB के इक्वल होगा, है ना, अभी हमने ऊपर देखा, और यहाँ पर देखो VB मेरा ग्राउंडेड है, मतलब VB क्या होगा, VB मेरा 0 है, तो इस तरीके से मेरा VA भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें VA 0 रख दिया, यहाँ पर भी हमने VA 0 रख दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। सॉल्व कर लिया तो मैंने बताया था ना कि V नॉट क्या आता है, माइनस RF बाय R, नॉन इन्वर्टिंग में क्या आता था, 1 प्लस RF बाय R, नॉन इन्वर्टिंग में ये आता है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट आता है मेरा वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज फॉलोवर भी कभी कभी आ जाता है बनाने के लिए और बहुत इजी भी है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपका कोई फीडबैक नहीं होता है, यहाँ पर वोल्टेज फॉलोवर का मतलब क्या है कि आपका आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट के वोल्टेज के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब देखो ये जो VB है इसी पे हमने इनपुट कनेक्ट कर रखा है ना, अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो VB मेरा VI के इक्वल हो गया, और वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हुआ, VB मेरा VA के भी इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया
कि VI मेरा V0 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज लूप गेन कैसे निकलता है, V0 बाय VI विच इज इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए इसको यूनिटी गेन ऑप एम्प भी बोलते हैं। तो दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है मेरा वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट, ठीक है। अब आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये है मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बेसिकली अगर ऐसे आता नहीं है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूनिट 4 में पूछा जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ओप एम्प के थ्रू बनाइए, तो ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बेसिकली ये डिफरेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। बेसिकली हमने यहाँ पर एक R1 रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, और यहाँ पर R1 R2 एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में है। यहाँ पर हमें अपना रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जैसे हम ऊपर करे थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना KCL लगा लिया। कैसे लगाएंगे, I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I3 क्या हो जाएगा, V2 माइनस VA अपॉन R1। I4 क्या हो जाएगा, V0 माइनस VA अपॉन R2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें VA की वैल्यू मिल गई, ठीक है। कुछ करना नहीं, नॉर्मल सॉल्व करना है। VA को एक साथ रख लिया, V2 और V0 को एक साथ रख लिया, कैंसिल कर दिया, VA मिल गया। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले में लगाएंगे। तो I1 और I2 इज इक्वल टू 0, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस VB अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस VB अपॉन R2। देखो यही लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, ऐसे नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं। VB एक तरफ आ जाएगा, V एक तरफ आ जाएगा, सॉल्व कर लिया। अच्छा, हमने VA निकाल लिया, VB निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वही चीज, वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे। तो VA इज इक्वल टू VB, मतलब इस ये वाला VA और ये वाला VB हमें इक्वल कर लेना है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, हमें V0 मिल जाएगा विच इज R2 बाय R1 V1 माइनस V2, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर बता दी है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें I1 निकालना है। तो I1 तो हम लोग बहुत ईजी निकाल लेंगे, अभी देखा हमने। ये वाला I1 कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 बाई 2, तो हमें 1 बाई 2 के मिल गया। आपने यूनिट्स लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। I2 कैसे निकालेंगे, I2 निकालेंगे V0 1 माइनस 1 बाई 2 के, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर लगा लेते हैं। तो I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I3 क्या हो जाएगा, अब ये V0 1 हमारा 0 आ गया है, तो 0 माइनस 1 बाई 2, और I4 क्या हो जाएगा, V0 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो V0, बस आपको कुछ नहीं करना है, करंट को अज्यूम करना है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि करंट अगर हम इनपुट साइड पे कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करें, आउटपुट साइड पे इस डायरेक्शन में करें। करंट आपको अज्यूम करना है, वहां से आपको इक्वेशंस निकाल के उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर आता है मेरा I to V कन्वर्टर। तो ये ज्यादातर पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लेते हैं कि I to V कन्वर्टर क्या है। जैसे हमने इसकी यूनिट 1 में पढ़ा था एनालॉग में, उसी तरह से थोड़ा बहुत है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो करंट है वो आपके इनपुट साइड पे रहता है और वोल्टेज जो है वो आउटपुट साइड पे रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम भी यही होता है, करंट को वोल्टेज में चेंज कर लेना, ठीक है। तभी इसको ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। अब ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प का केस बता रहा है। तो यहाँ पर मेरा प्लस साइड ग्राउंडेड है, नेगेटिव साइड पे हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव साइड पे हमने अपना करंट लगा रखा है IS, उसके पैरेलल में हमने एक सोर्स रेजिस्टेंस RS लगा रखा है, और ये एक मेरा ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब फिर वही बात, हमें करना क्या है, हम वही चीज करेंगे। इस नोड पे हम अपना KCL लगा लेंगे। तो IS एंटर कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है, इज इक्वल टू 0। IS ऐसे ही रहेगा, I1 क्या हो जाएगा, V0 माइनस VA अपॉन RF, ठीक है। अब वही चीज, वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से ये VA और यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा। अब क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो ये चीज तो 0 हो गई, जिसका मतलब क्या हुआ, VA भी 0 है, तो हमने VA भी यहाँ से 0 कर दिया। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई विच इज V0 बाई IS इज इक्वल टू माइनस RS, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन मिला। अब ये रेजिस्टेंस है इसीलिए V बाय I का रेशियो है, कंडक्टेंस होता तो I बाय V का रेशियो होता, ठीक है। उसी तरह से VI कन्वर्टर है। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, बस डिफरेंस इतना है कि ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, आपका वोल्टेज पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। यहाँ भी यही करना है,
बस इसको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बोलते हैं और ये आउटपुट पे हमें क्या देता है, आउटपुट पे हमें करंट मिलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, I1 प्लस IL इज इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरा 0 है, तो 0 माइनस VS बेसिकली क्या है, यहाँ पर VA है ना, और वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्या है, VA मेरा VS के इक्वल है। तो यहाँ पर बार बार लिखने के बजाय मैंने एक ही साथ लिख दिया है कि 0 माइनस VS अपॉन R प्लस IL। तो IL बाय VS हमें 1 बाई R मिल गया। तो देखो मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंस होगा तो V बाय I का रेशियो होगा, कंडक्टेंस होगा तो I बाय V का रेशियो होगा। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम में ही लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, वैसे आप इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर बाय चांस पेपर में पूछते हैं तो फिर आप वहां पर अगर मेंशन होगा कि लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उस केस में आप यहाँ पर इसको बनाना। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया है, कुछ एडिशनल रेजिस्टेंसेस भी कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, डायग्राम बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लगाना आपको भी अभी भी वही है। तो यहाँ पर हमने अगर नोट बी पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू IL, क्योंकि अगर हम इस नोड पे देखें तो I1 करंट इस पे एंटर कर रहा है, ठीक है, I2 करंट भी एंटर कर रहा है, कौन सा करंट इसको एग्जिट कर रहा है, IL, तो IL करंट इसको एग्जिट कर रहा है। अभी तक क्या होता था, अभी तक कोई एग्जिट करने वाला करंट नहीं था, इसीलिए हम 0 लिख देते थे, लेकिन इसमें हमारे पास IL करंट है जो एग्जिट कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर IL लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जैसे कर रहे थे, तो 0 माइनस VB अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर V0 है तो यही वोल्टेज मेरा I2 पे जाएगा, तो V0 माइनस VB अपॉन R1, सॉल्व कर लिया, VB की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से हमने नोड पे लगाया, VA की वैल्यू मिल गई, जैसे हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में किया था, फिर दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये ट्रांस कंडक्टेंस गेन आ गया। तो अगर ये मेंशन हो कि लोड रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है तभी ये करना, अगर नहीं मेंशन है तब तो ऊपर वाला ही काफी है। ठीक है, तो यहाँ ये था मेरा I2V और V2I कन्वर्टर। अब आता है मेरा इंटीग्रेटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटर या फिर डिफरेंशिएटर, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, एक और बात, इंटीग्रेटर हम यहाँ इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर पढ़ रहे हैं, अगर नॉन इन्वर्टिंग आ जाए तो उस केस में आप इसको स्वैप कर देना, जो साइन है उसको चेंज कर देना, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं होता है, सिर्फ इंटीग्रेटर लिख के आता है, तो उस केस में आप इन्वर्टिंग बना सकते हो। इंटीग्रेटर का एक और नाम होता है जो होता है लो पास फिल्टर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो अगर इस नाम से आए उस केस में भी आपको इंटीग्रेटर ही बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटीग्रेटर का डायग्राम। देखो इंटीग्रेटर में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इन्वर्टिंग पढ़ रहे हैं तो प्लस साइन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ग्राउंडेड होगा। ठीक है, आर मेरा एज इट इज रहेगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखें, बस डिफरेंस ये आएगा, वहां पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर एक फीडबैक कैपेसिटेंस हो जाएगा, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। सॉल्व हम अभी भी वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे, I1 करंट यहाँ पर एंटर करा इस नोड पे और I2 करंट एग्जिट हो रहा है, तो हमने लगा दिया। अब I2 जो है, जैसे हम कैपेसिटेंस की बात करें, वहां हम क्या करते थे, V0, जैसे हम रेजिस्टेंस में क्या देख रहे थे, V0 माइनस VA अपॉन R ऐसे कर देते थे, लेकिन कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं करना होता है। कैपेसिटेंस में जो आपका I निकलता है वो निकलता है C dV बाई dt से। ठीक है, और इंडक्टर में निकलता है V इज इक्वल टू L di बाई dt, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिलहाल हमें इंडक्टर का काम नहीं है, हमें काम है कैपेसिटर का, तो इसकी वैल्यू याद रखना, विच इज C dV बाई dt। ठीक है, तो अब लगाओ इसमें, I1 क्या हो जाएगा, VI माइनस 0, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट को फॉलो कर रहा है, तो VI माइनस 0 अपॉन R। I2 क्या हो जाएगा, C dV बाई dt, तो C तो हमारा CF है, ठीक है, D। अब V देखो क्या होगा, जो मेरा ये C है ये दो वोल्टेज के बीच में कनेक्ट है, एक है V0 और एक है ये VA वोल्टेज या फिर 0 वोल्टेज, इसीलिए हमने यहाँ पर D V0 माइनस 0 रख रखा है। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, मतलब अगर नहीं होता ये ग्राउंड, तो यहाँ पर VA होता। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा dt, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमने VI बाई R लिखा, dV0 बाई dt करा, इसको सॉल्व कर लिया, ये मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें V0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन हटाने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया डिफरेंशिएशन, यहाँ से मुझे V0 मिल गया, -1 बाय RCF मेरा कांस्टेंट टर्म था, बाहर आ गया, VI का इंटीग्रेशन हो गया।
तो इसी तरह से मुझे इनपुट का इंटीग्रेशन मिलता है और तभी इस सर्किट को हम लोग इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि फीडबैक कनेक्ट होगा तो क्लोज लूप, नहीं कनेक्ट होगा तो ओपन लूप। अब इसका क्लोज लूप गेन निकाल लेते हैं। तो ये होता है मेरा क्लोज लूप गेन एक इंटीग्रेटर का, जो कि फीडबैक का इंपीडेंस डिवाइडेड बाय मेरा जो नॉर्मल इंपीडेंस है, मतलब जो इनपुट साइड पे है वो, और यहाँ पर एक माइनस साइन होता है। तो ये याद रख लेना कि मेरा जो इंटीग्रेटर है उसका क्लोज लूप गेन कैसे निकलता है। कैसे निकलता है? फीडबैक का इंपीडेंस लेना है, इनपुट साइड का इंपीडेंस लेना है। अब यहाँ पर इनपुट साइड इंपीडेंस क्यों लिखा गया है? आप लोग सोच रहे हो कि वहां तो सिर्फ आ रही है ना, तो अभी ये नॉर्मल या फिर आइडियल इंटीग्रेटर है। अभी जब हम नीचे देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इतना समझो बस कि क्लोज लूप गेन जो है वो माइनस ZF/Z निकलता है। ठीक है, अब ये जो ZF है इंपीडेंस वो क्या हो जाएगा? 1/SCF, क्योंकि मैंने बता चुकी हूँ कि कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस होता है वो 1/SCF होता है। तो ये चीज हमने यहाँ रख दी, सॉल्व कर दिया तो हमें क्लोज लूप गेन मिल गया। उसके बाद अब हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो S की जगह हमने क्या रख दिया? S की जगह हमने j ओमेगा रख दिया, जो S की वैल्यू होती है। ठीक है, तो S डोमेन में हमने j ओमेगा रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी। अब मैंने पहले बता रखा है कि हम लोग आइडियली क्या करते हैं, हम लोग j को कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो j को अगर हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे j से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं बता चुकी हूँ ये j और j क्या बनाएगा? j स्क्वायर बनाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मुझे j मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? हमें अज्यूम करना है कि मेरी जो इतनी टर्म है, यहाँ पर 1 मान लो, तो मेरी जो इतनी टर्म है वो ओमेगा ए है। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर मैंने ओमेगा ए मान रखा है। तो ओमेगा है ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये j ओमेगा ए बाय ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, कि देखो कैसे हुआ, ये 1/RCF ओमेगा हो गया है, तो इसीलिए ये j ओमेगा बाय ओमेगा हो गया। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब ऐसी टर्म जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट ना हो, तो वो ओमेगा ए बाय ओमेगा निकलेगा, और फेज निकालेंगे तो 90 डिग्री निकलेगा। अब क्या करना है? इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ठीक है, ये याद रखना अगर नहीं पता है तो। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। ये 2πf हमने यहाँ रख दी, fa को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है? हमने क्लोज लूप गेन निकालना है। तो हमने यहाँ पर 2πfa/2πf, बेसिकली यहाँ से हमने क्लोज लूप गेन निकाल लिया, जो कि आया fa/f। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें निकाल रखी हैं। यहाँ पर आइडियल कंडीशन को शो कर रखा है कि अगर मेरा f 0 हो गया, तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी टर्म का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस केस में आंसर इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि क्लोज लूप गेन मेरा इनफाइनाइट होता है और लो फ्रिक्वेंसी पे ये जो गेन है ये अनस्टेबल होता है। लेकिन ये जो सारी कंडीशंस हैं ये अभी हमने देखी, ये मेरा आइडियल इंटीग्रेटर के केस में है। अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर को हम देखें तो उसका जो सिनेरियो होता है इससे थोड़ा सा अलग होता है। स्टेप सारे यही रहते हैं, डिफरेंस क्या आ जाता है? तो ये है मेरा प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का सर्किट। इसमें क्या होगा? CF मेरा अभी भी होगा, बस एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर पेपर में मेंशन हो कि इंटीग्रेटर बनाना था तो आप नॉर्मल इंटीग्रेटर बनाना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर वहां पर पूछा गया है उस केस में आप ये RF इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, पैरेलल में। अब क्या करना है? अब हमें इसका इंपीडेंस निकाल लेना है। तो अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो हम पैरेलल में कैसे निकालते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर हमें Z मिल गया। अब हमें इसको नॉर्मल सॉल्व करना है जैसे हम अभी तक कर रहे थे, वही चीज V0 इज इक्वल टू -RF/R VI। तो यहां से मुझे अपना ACL मिल गया, जो मैंने ऊपर बताया था कि क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा? ZF, मतलब ये जो इंपीडेंस है वो और इनपुट इंपीडेंस। ZF हमने निकाल रखा है, या फिर फीडबैक का इंपीडेंस, जो कि क्या है? RF/RF SCF + 1, वो रख दिया, R रख दिया, सॉल्व कर लिया, ACL मिल गया। फिर वही स्टेप्स करने, मैंने बताया ना स्टेप्स सारे वही हैं। ये स्टेप आपको डिफरेंशिएटर में भी करने पड़ेंगे। पहले क्लोज लूप गेन निकालो, उसके बाद S की जगह j ओमेगा रखो, सॉल्व करो, फिर क्या करो? फिर आपका ये जो टर्म है ना 1/RF/CF, इसको ओमेगा ए मानो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका फेज निकालो। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऊपर का टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस साइन मेरा चला जाता है मैग्नीट्यूड के केस में।
यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये ओमेगा अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 1 का स्क्वायर भी होगा लेकिन यहाँ पर शो नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा का स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा क्या है मेरा 2 पाई एफ, ठीक है, और ओमेगा ए क्या हो जाएगा 2 पाई एफ ए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मतलब एफ बाय एफ ए, तो ये चीज यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक, अब इसमें भी दो कंडीशंस बनती हैं जैसे उसमें बनी थी। अगर मेरा f 0 हो जाए तो अगर ये 0 हो गया, ये चीज 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, तो उस केस में RF बाय R आता है मेरा गेन। तो ये चीजें मेंशन करना पेपर में कि f अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर f FA हो जाएगा तो क्या होगा। अगर FA हो गया तो अगर यहाँ पर FA हो गया और नीचे भी मेरा FA है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मुझे 1 मिला, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 मेरे डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर ये टर्म एज इट इज आ जाएगी जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसका बेसिकली गेन बना रखा है, ये है मेरा, ठीक। तो यहाँ पर एक साइड पे मेरा गेन है, एक साइड पे मेरा एफ है, बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, क्लोज लूप गेन आर एफ बाय आर, तो यहाँ पर आर एफ बाय आर शो कर दिया। उसके बाद एफ ए पे इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई, कितनी कम हो गई, √2 से कम हो गई, विच इज आप इसको बहुत बार पूछा जाता है, 0.404 आई थिंक इसकी वैल्यू होती है, तो वो देख लेना। तो 1 अपॉन √2 बेसिकली इससे कम हो गई है, तो वो वैल्यू कुछ ऐसे आएगी और ग्रेजुअली ये वैल्यू गिरती जाएगी, ठीक। तो ये इसका रिस्पॉन्स बनाते हैं, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब आता है मेरा डिफरेंशिएटर सर्किट। तो मैंने बताया ना, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटीग्रेटर में क्या था, CF मेरा यहाँ पर आ रहा था, डिफरेंशिएटर में क्या होगा, C मेरा यहाँ आ जाएगा, बस R की जगह C हो जाएगा, RF ऐसे ही रहेगा। फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो जैसे हमने पहले किया था। I1 कैसे निकलेगा, C dVi by dt और I2 V0 माइनस 0 अपॉन RF, सॉल्व कर लिया। अब ACL निकाल लिया जो मैंने बताया था, कैसे निकालेंगे, वही यहाँ का इम्पीडेंस आउटपुट का और इनपुट का इम्पीडेंस माइनस साइन, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा के लिख दिया। एक चीज और, यहाँ पर C है तो अब यहाँ पर 1/SC है, ठीक है, वो मैंने बताया था कि कैपेसिटर में 1/SC होता है, ठीक। सॉल्व कर लिया। अब मैंने बताया एक बार हमने क्लोज लूप गेन निकाल लिया तो हमें क्या करना है, हमें S की जगह j ओमेगा रखना है, फिर उसकी वैल्यू को अज्यूम करके मैग्नीट्यूड निकालना है, फेज निकालना है। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अज्यूम किया, फिर क्या किया, फिर हमने फेज निकाल लिया और फिर वही कंडीशन लगाई कि अगर f इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वो चीज यहाँ पर है। अब वहां पर एक चीज देखो, जैसे मेरा इंटीग्रेटर था वो अनस्टेबल था लो फ्रीक्वेंसी पे, है ना, डिफरेंशिएटर जो होता है वो अनस्टेबल होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो ये डिफरेंस भी याद रखना। अब आता है मेरा, जैसे इंटीग्रेटर का प्रैक्टिकल था उसी तरह से मेरे डिफरेंशिएटर का भी प्रैक्टिकल सर्किट होता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे वहां पर था, वहां पर हम RF बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर C है तो हम R को इसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो एक पढ़ लो और उसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे वहां पर क्या था, इंटीग्रेटर में हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे थे, है ना, ये साइड कांस्टेंट था, डिफरेंशिएटर में हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, ये साइड कांस्टेंट है। अब फिर वही जैसे इंटीग्रेटर में किया था, इंपीडेंस निकाल लो इनपुट का, तभी मैंने बताया था कि जो क्लोज लूप गेन होता है वो क्या निकलता है, आउटपुट का इंपीडेंस और इनपुट का इंपीडेंस, क्योंकि बहुत बार जैसे डिफरेंशिएटर में भी देख रहे हैं इनपुट साइड पे हमें इंपीडेंस निकालने की जरूरत है। तो अब इसका इंपीडेंस निकाल लेते हैं। इंपीडेंस बहुत इजी है, अब ये सीरीज में है तो R प्लस 1/SC हो जाएगा। फिर सारे स्टेप्स वही करने हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ACL निकाल लिया, ठीक। फिर क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, RF/SC है और यहाँ पर RSC को कॉमन लेके ये टर्म निकाल ली है, तो हमें यहाँ से ACL मिल गया। अब ACL को निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ j ओमेगा रखना है, हमने j ओमेगा रख दिया। फिर अब देखो यहाँ पर मेरा j डिनोमिनेटर में है, तो याद रखना कभी भी j डिनोमिनेटर में नहीं होता है, उसको न्यूमरेटर में बनाने के लिए हम ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक। तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख दी, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अज्यूम किया और फिर हमने यहाँ पर फेज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब फिर वही कंडीशंस जो ऊपर थी, अगर यहाँ पर f इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, जैसे वहां पर अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर हम ये वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं ताकि हम अपना रिस्पॉन्स बना सके जो हमने ऊपर भी बनाया था। तो अगर f इनफाइनाइट हो गया तो सोचो कि अगर ये टर्म इनफाइनाइट हो गया तो ये जो टर्म होगी वो 0 को अप्रोच करेगी, है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 विच इज 1,
तो यहाँ पर इसीलिए RF by R आया है। उसी तरह से अगर F FB के इक्वल हो गया तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा मुझे, FB by FB। अब FB FB कैंसिल, आंसर मिलेगा 1, तो 1 + 1 2, जैसे वहां पर था तो ये √2, तो ये इसका डायग्राम बनता है। ठीक, तो ये था मेरा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। अब आता है प्रिसीजन रेक्टिफायर, प्रिसीजन डायोड, सुपर डायोड। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन रेक्टिफायर, उसके बाद हम स्मिथ ट्रिगर पढ़ेंगे, वो भी पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो अब जैसे इसका नाम है सुपर डायोड या फिर रेक्टिफायर, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपने ओपैम्प का और डायोड का। ठीक है, और ये आइडियल डायोड की तरह काम करता है। एक चीज समझने वाली चीज यहाँ पर ये है, कुछ डायोड की बेसिक्स है, जैसे कि ये आपका डायोड है। ठीक, अगर डायोड के P, ये P साइड होता है, ये N साइड होता है। ठीक है, अगर डायोड के P साइड पे ज्यादा वोल्ट है, बेसिकली अगर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तब तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा या फिर क्लोज लूप, बेसिकली क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अगर हम इसका उल्टा लें, मतलब यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा वोल्ट है, उस केस में ये रिवर्स बायस में काम करता है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये चीज याद रखना ही, मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। ठीक, तो ये है मेरा बेसिकली डायग्राम प्रिसीजन रेक्टिफायर का। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा ओपैम्प सर्किट है और बेसिकली यहाँ पर हमारा एक डायोड लगा रखा है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर भी मेंशन है कि डायोड ऑफ कब रहेगा, जब मेरा VR ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि VR जो है वो नेगेटिव साइड पे वोल्ट है और इसकी वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो ये मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा और एक तरह से ओपन रहेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में मेरा ओपन लूप गेन क्या होगा, V01/Vi। अगर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये वाला जो वोल्टेज है, मतलब पॉजिटिव साइड पे अगर ज्यादा हो गया तो ये क्लोज लूप की तरह काम करेगा या फिर क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। उस केस में मेरा क्लोज लूप गेन निकलेगा। पर पेपर में ये नहीं पूछा जाता है, पेपर में आता है या तो हाफ वेव रेक्टिफायर आता है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर आता है। तो देखते हैं ये क्या है। जैसे हमने नॉर्मल, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हम प्रिसीजन रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने जा रहे हैं। तो ये इसका डायग्राम है, जहाँ पर पॉजिटिव साइड मेरी ग्राउंडेड है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस है और 2 डायोड बेसिकली यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक, अब ये प्रिसीजन रेक्टिफायर है, इसीलिए यहाँ पर ओपैम्प और डायोड का कॉम्बिनेशन लगा रखा है। अब प्रिसीजन रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वीक AC सिग्नल को रेक्टिफाई करना। सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला केस हम लेंगे जब मेरा VI पॉजिटिव है। अब VI पॉजिटिव में क्या होगा, जो हमने ऊपर रूल पढ़ा था हमें वही करना है। देखो ये है मेरा VI, तो यहाँ पर भी VI होगा। ठीक है, ये VI VI VI। ठीक है, अगर ये VI यहाँ पर है तो ये VI यहाँ पर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर मेरा VI पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो मैंने बताया था ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई। तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा और वो चीज यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि ये देखो ये VI इसके पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ये मेरा क्या काम करेगा, ये मेरा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका बेसिकली यहाँ पर इसका वोल्टेज रख दिया है VR और यहाँ पर हमने इसको ओपन सर्किट बना दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, VA तो 0 ही होगा वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से। VR क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा मेरा VA, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ से नेगेटिव है तो ये हो जाएगा V0 डैश। ठीक, VA मेरा 0 है, मतलब V0 डैश मेरा -VR आ गया। तो ये पहला कंडीशन हो गया जब मेरा VI पॉजिटिव है। सेकेंड कंडीशन होगा जब मेरा VI नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा, अब ये मेरा ओपन हो जाएगा, ये मेरा क्लोज हो जाएगा। चाहो तो उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक मैं बता देती हूँ। अगर VI नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव 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 यहाँ पर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव होगा, तो इस केस में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये उल्टा हो गया ना, तो ये रिवर्स बायस हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया। अब इसको उसी तरह से सॉल्व कर लो, तो V0 हमें -VI मिल गया। तो अब देखो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर देखो कि अगर VI पॉजिटिव है तो V0 हमें 0 मिल रहा है। तो VI पॉजिटिव है, देखो ये मेरा कर्व है ना, VI पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको 0 वैल्यू मिल रही है। ठीक, और नेगेटिव हाफ साइकिल जब मेरा VI नेगेटिव था तब मुझे V0 कितना मिल रहा है, -VI। मतलब अगर ये नीचे था तो हमें अब ये ऊपर मिल रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है।
उसी तरह से अब पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो इसका उल्टा। तो ये प्रिसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव क्यों है? क्योंकि आपको सिर्फ एक बेसिकली टाइम पीरियड के लिए एक साइकिल पे ही आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव पे नहीं मिल रहा है, नेगेटिव पे मिल रहा है, या हो सकता है नेगेटिव पे ना मिले पॉजिटिव पे मिले। ठीक है, तो ये हाफ वेव है। ये है इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी आ जाता है, नहीं पूछा जाए तब भी बना देना अगर हाफ वेव बना रहे हो। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ये है तुम्हारा वी आई, ये है वी नॉट। ठीक, पॉजिटिव के केस में क्या हुआ? अब देखो ये जो लाइन है, जैसे हम नॉर्मल ग्राफ पे भी देखते हैं, ये लाइन क्या है? ये लाइन वी आई पॉजिटिव की होगी, है ना। जब वी आई पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में क्या है मेरा? वी नॉट 0 है। नेगेटिव में क्या है? यहाँ पर मेरा वी आई नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मेरा ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर बना देना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर था। तो ये आए तो पूरा सॉल्व करना, दो कंडीशंस बनाना, वी आई पॉजिटिव वी आई नेगेटिव, और ये डायग्राम जरूर बना देना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तब आप लोग को जाके पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह तरह से फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में क्या था? सिर्फ एक साइकिल पे आपको आउटपुट मिल रहा था, या तो प्लस पे या तो माइनस पे। तो फुल वेव में इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसमें आपको दोनों में मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पर देखो प्लस पे मिल रहा है, माइनस पे मिल रहा है। तो देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बहुत इजी, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। बेसिकली अगर भूल जाओ तो बेसिकली नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस गिन लो, 5 है यहाँ पर, और डायोड गिन लो, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसमें भी वही करेंगे, पहला वी आई पॉजिटिव लेंगे, फिर वी आई नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव में क्या होगा? वही चीज मैंने बताई, तो वहां पर D1 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये चीज मेरी क्लोज हो गई और ये चीज मेरी ओपन हो गई। ठीक, अब क्या करना है? अब देखो ये इन्वर्टिंग है, कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन मेरा ग्राउंडेड है। तो इन्वर्टिंग के लिए मैंने बताया था ना कि इसका गेन याद कर लेना, बहुत बार इसका गेन यूज होता है। तो गेन क्या था? माइनस आर एफ बाई आर। आर एफ की जगह क्या है? आर एफ की जगह मेरा आर लगा हुआ है, हमने यहाँ आर लिख दिया, तो ये -1 मिल गया। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले की A1 की। तो A1 में क्या आ जाएगा? V नॉट अपॉन वी आई। ठीक है, अब क्या करना है? बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले A1 की बात कर रहे हैं, V नॉट अपॉन वी आई, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो A1 हमें पता चल गया है। A1 क्या है? A1 है मेरा -V1, सॉरी -1, तो हमने -1 रख दिया। Vi मेरा हो जाएगा -1V1, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन का है और ये इन्वर्टिंग पे कनेक्ट है। तो यहां से मुझे V नॉट Vi के इक्वल मिल गया। ठीक, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा, D1 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा, D2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही जो हम अभी तक कर रहे थे, करंट अज्यूम करेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। तो करते हैं, नोड ए पे अगर मैंने लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 क्या हो जाएगा? Vi माइनस Va अपॉन 0। अब देखो वही चीज, VO और VB वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा V नॉट डैश माइनस Va अपॉन आर। I3 क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा मेरा V नॉट डैश, क्योंकि यही वोल्टेज है ना यहाँ पर, तो V नॉट डैश माइनस Va अपॉन आर, या फिर -0 अपॉन आर, नहीं 2R। क्यों 2R? क्योंकि एक ये वाला R, सॉरी एक ये वाला R और एक ये वाला R। ठीक है, तो दोनों का R 2R बन गया। तो ये एक बेसिकली एक बोल सकते हो एक पार्ट है, और ये मेरा अगला पार्ट है। सॉल्व कर लिया, V नॉट डैश की वैल्यू मिल गई। अब इतने पार्ट पे लगाओ, तो इस नोड पे लगाया तो I4 I5 इज इक्वल टू 0। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो मेरा VB है और ये V नॉट डैश, बेसिकली यहाँ पर भी मेरा V नॉट डैश है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये मेरा V नॉट डैश हो गया। तो ये VB और V नॉट डैश इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? VB की जगह V नॉट डैश रख सकते हो, या V नॉट डैश की जगह VB रख सकते हो, जैसा भी आप चाहो। वहां से आपको V नॉट मिल जाएगा, ये V नॉट डैश मिल गया। सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी V नॉट इज इक्वल टू -VB। तो नेगेटिव के केस में आपको -Vi मिल रहा है, पॉजिटिव के केस में Vi मिल रहा है। तो देखा ना कि क्या मिल रहा है? पॉजिटिव के केस में हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव के केस में हमें Vi मिल रहा है, तो एज इट इज रहेगा। नेगेटिव के केस में हमें -Vi मिल जाएगा। तो जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था वो इसी को शो करता है। तो ये सारी इसमें स्टेप्स हैं, हमें कैसे कैसे करना है। अब आता है पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो नेगेटिव फीडबैक का था, अब पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक का।
ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट आ जाता है जिसका नाम है स्मिथ ट्रिगर। 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, बहुत बार आ चुका है, या हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल आ जाए। तो देखते हैं इसमें करना क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये कन्वर्ट करता है किसी भी वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव फॉर्म में, पहला पॉइंट हो गया। इसको रीजनरेटिव कंपैरेटर भी बोलते हैं और ये बाय स्टेबल सर्किट होता है क्योंकि इसके आउटपुट की दो स्टेबल स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेबल स्टेट वो भी देखते हैं। तो ये है मेरे स्मिथ ट्रिगर का डायग्राम। ठीक, इसमें क्या किया गया, इसमें हमने माइनस और प्लस अपना ऑप एम्प ले रखा है, माइनस साइड पे हमने VI लगा रखा है। एक यहाँ पर नेटवर्क है R1 और R2 का, ये है मेरा V1 वोल्टेज जो कि वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्या हो गया, V1 इज इक्वल्स टू VI हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो यहाँ पर हमें वो निकालना है VI, बेसिकली हमें यहाँ पर VI निकालना है, तो हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा लेते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे लगता है। कैसे लगता है, ये जो V0 है वो, तो V0 हुआ इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब R1, तो V0 R1 माइनस हम क्या करते थे, ये जो बेसिकली ग्राउंड है वो उसको R2 के साथ करते थे, लेकिन सिंस यहाँ जीरो है तो वैसे भी आंसर जीरो आएगा अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब V1 मेरा VI के इक्वल है तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन बहुत बार काम आती है। V0 की दो वैल्यूज हैं, अभी हमने ऊपर देखा ना कि ये बाई स्टेबल सर्किट है, तो यहाँ पर V0 की दो वैल्यूज होंगी, एक होता है मेरा प्लस Vsat, एक होता है मेरा माइनस Vsat। तो ये भी याद रखना, यहाँ पर दो वोल्टेज होते हैं, एक होता है VOT अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एक होता है VLT लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये निकालने को आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। VH होता है मेरा हिस्टेरेसिस वोल्टेज, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, V0 की यहाँ पर दो स्टेजेस हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है, ये सर्किट है, ये बायस्टेबल सर्किट है। तो V0 की कौन सी दो वैल्यू है, एक है मेरा प्लस Vsat, एक है मेरा माइनस Vsat। प्लस Vsat में कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को उठाना है, V0 में हमें प्लस Vsat रख देना है। अब प्लस रख रहे हो तो ये अपर थ्रेशोल्ड हो गया, माइनस रखोगे तो लोअर थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो ये VUT हो गया। ठीक है, माइनस Vsat रखोगे तो VLT हो जाएगा। फिर आता है VH विच इज हिस्टेरेसिस वोल्टेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा न्यूमेरिकल बन के आता है, VUT निकालो, VLT निकालो और VH निकालो। तो VH कैसे निकलेगा, VUT माइनस VLT। इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनती है, पॉजिटिव साइड पे ये VUT होता है, ये VLT होता है, ये प्लस Vsat है इसकी पॉजिटिव वैल्यू और ये है इसकी नेगेटिव वैल्यू। ठीक, ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म है। अब यहाँ पर आपने इनपुट जो भी दिया हो, आपको आउटपुट में बेसिकली प्लस Vsat और माइनस Vsat के थ्रू एक स्क्वायर वेव ही मिलेगी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखो, ये है इसका क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, प्लस माइनस Vsat की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो उसी तरीके से। V1 सॉल्व करना है, अभी हमने सॉल्व किया, ये V0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने 1 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली अगर उल्टा कर दिया है, V0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को समेशन कर लिया। ठीक, उसके बाद वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से V1 मेरा VI के इक्वल हो गया, तो मेरा VI ये बन गया। V0 हमें पता है, मैंने बताया था आउटपुट वोल्टेज दो वैल्यू लेगा, प्लस Vsat माइनस Vsat। वैल्यू हमें पहले से ही पता है, प्लस 12 एंड माइनस 12। तो एक बार इस इक्वेशन में प्लस 12 रखो, एक बार इस इक्वेशन में माइनस 12 रखो। प्लस 12 रखोगे तो अपर थ्रेशोल्ड आएगा, माइनस 12 रखोगे तो लोअर थ्रेशोल्ड आएगा, और हिस्टेरेसिस निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस कर देना, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये गलती मत करना कि 6 माइनस 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर इसका एडिशन होगा, तो ये गलती मत करना। और एग्जाम में इसका डायग्राम जरूर बना देना, बेसिकली जो हमने ऊपर देखा, यहाँ पर VLT था तो वैल्यू रख देना, ये था मेरा VUT, ये था मेरा Vsat और ये था मेरा माइनस Vsat। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, इसमें लेबलिंग जरूर करना। ठीक, तो जो भी वैल्यू निकालो उस वैल्यू को इस डायग्राम में पुट करके जरूर दिखा देना, तब जाके आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और खत्म होगा। ठीक, तो इसमें ट्रिगर है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसकी जो भी डेरिवेशंस थी वो, और ये न्यूमेरिकल भी ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, हो सकता है इसमें वैल्यूज चेंज हो जाए, बाकी मोर और लेस इसमें यही क्वेश्चन आता है। ठीक, अब आता है मेरा लास्ट टॉपिक जो है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर सबसे इजी टॉपिक है शायद इस यूनिट का। इस समिंग एम्पलीफायर बेसिकली करता क्या है, समिंग एम्पलीफायर का काम है इनपुट का सम करना बस, और इसमें भी दो चीजें आती है, दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन आता है मेरा इन्वर्टिंग और दूसरा आता है मेरा नॉन इन्वर्टिंग, जैसे हमने अभी देखा।
इन्वर्टिंग में क्या होगा, हमारे जो भी इनपुट जिनका सम होना है वो कहाँ होंगे, वो मेरे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होंगे, इन्वर्टिंग साइड पे होंगे। अरे मतलब समझ गए ना, इसमें करना क्या है, अगर आपको समिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इन्वर्टिंग दिया तो इन्वर्टिंग में क्या होगा, आपका बेसिकली जो इनपुट होगा जिनका आपको सम करना है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होंगे, ठीक। अगर नॉन इन्वर्टिंग दिया है तो इनपुट जिनका सम करना है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होंगे। तो देखते हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, तो ये है मेरा ओप एम्प जिसमें पॉजिटिव साइड मेरी ग्राउंडेड है, माइनस साइड पे क्या है, माइनस साइड पे हमने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, आप चाहो तो और भी लगा सकते हो, लेकिन अब 3 ही काफी रहते हैं समिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, यहाँ पर RF है, सबको करंट बेसिकली अज्यूम कर रखा है I1 I2 I3, वोल्टेज अज्यूम कर रखा है V1 V2 V3 सॉल्व करने के लिए, और ये है मेरा I0। अब वही चीज VB मेरा 0 है क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरा VA भी 0 हो जाएगा। अब इसमें वही KCL लगा लो, तो KCL कैसे लगेगा, I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है, I0 क्या होगा, V0 माइनस 0 अपॉन RF, VA तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली बता दिया। I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 अपॉन R, V2 क्या हो जाएगा, सॉरी I2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0 अपॉन R, V3 क्या हो जाएगा, सॉरी I3 क्या हो जाएगा, V3 माइनस 0 अपॉन R। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी, V0 की वैल्यू निकाल दी, सॉल्व कर लिया, तो देखो नॉन इन्वर्टिंग में इतना हमें सॉरी इन्वर्टिंग में हमें इतना मिलता था, है ना, माइनस RF बाय R मिलता था, और क्या मिलता था, यहाँ पर हमें VI मिलता था। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इनपुट पे 3 वोल्ट मिल गए हैं, 3 वोल्टेजेस मिल गए हैं, और क्योंकि ये समिंग एम्पलीफायर है इसलिए तीनों का समेशन कर दिया गया है, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा, अब देखो नॉन इन्वर्टिंग का डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है, कि आप लोग खुद भी सोचो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट इस साइड लग जाएगा, यहाँ एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगेगा जैसे नॉन इन्वर्टिंग में होता था, और यहाँ पर RF, फिर इसको सॉल्व कर लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। वही चीज I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस VA अपॉन R, ठीक। I2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस VA अपॉन R, I3 भी वैसे ही निकलेगा, तो वही चीज हमने ऊपर लिख दी है, ठीक। अब VA मानो VB मानो वो तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ पर हमने VB मान रखा है, सॉरी, तो वो हम VB लिख देंगे, तो V1 माइनस VB अपॉन R, V2 माइनस VB अपॉन R, V3 माइनस VB अपॉन R, ठीक। और जैसे हम नॉन इन्वर्टिंग सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन मिल जाएगी VB की, फिर हम VA के लिए निकालेंगे, तो I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर है सिमिलर केस, फिर वही करना है, 0 माइनस VA अपॉन R, V0 माइनस VA अपॉन RF, फिर वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट की वजह से हमने VA निकाला, VB निकाला, अब वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट से ये दोनों वोल्टेजेस इक्वल हो गए, दोनों को इक्वेट कर दिया, हमें अपना आंसर मिल गया जो कि ये है, ठीक है। तो देखो इतना पोर्शन नॉन इन्वर्टिंग का अभी भी है, बस इनपुट का समेशन हो गया है। तो वही मैंने बताया कि इसका जो मेरा इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको समझ जाओगे तो सारी चीजें वैसे ही अपने आप समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मेन चीज बस यही याद रखनी है, 1 प्लस RF बाय R हो रहा है, वहां पर माइनस RF बाय R है। तो इस यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए, मतलब पूरी यूनिट ही कवर कर ली है। इसका जो मैंने सेकंड पोर्शन है मैंने बता दिया, पावर एम्पलीफायर वाला, वो हमने यूनिट 2 में कवर किया है। मुझे लगता है इसके बाहर कुछ आएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो स्मिथ ट्रिगर है, आपका जो प्रेसिडेंट रेक्टिफायर था वो है, और डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर भी है। तो ये सारी चीजें करके जाना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।